हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए, हम इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक्स कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड में स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक जो है समझना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इस कर्व का यूज इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत जगह किया जाता है और इसी सेम कर्व का यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत जगह किया जाता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में भी हम ये टॉपिक कर लेते हैं। तो मैंने ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल ट्रेड वाली प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है और कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि इस वीडियो के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज हैं, वो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 5 से 6 एमसीक्यूज हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं, वो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड सेकंड थिंग है, प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाई जा सकती है। ओके, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लेते हैं। देखिए, इकोनॉमी में हमेशा ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए और कितना प्रोड्यूस किया जाए। ये प्रॉब्लम आती क्यों है? इसके 3 रीजन है बेसिकली। फर्स्ट रीजन ये है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी कि हमारी जो डिजायर हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। हमें हर चीज चाहिए, ओके। लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिजायर अनलिमिटेड है, ओके। तो हमेशा ये चॉइस बनी रहती है कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे लगाएं, ठीक है, अपनी किस डिजायर को फुलफिल करने में अपने रिसोर्सेज लगाए जाए। तीसरी चीज ये है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उनकी मल्टीपल यूजेस हैं, यानी कि उन रिसोर्सेज को अलग अलग जगह लगाया जा सकता है। तो हमेशा हम इसी सिचुएशन में रहते हैं कि अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए एफिशिएंटली, ताकि हमारी वांट्स जो हैं फुलफिल हो सके, ओके। तो हमेशा रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने की प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, दूसरे हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और तीसरी चीज ये है कि उन रिसोर्सेज जो है उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि उन रिसोर्सेज का यूज हम अल्टरनेटिव गुड्स को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमेशा प्रोड्यूसर के साथ बनी रहेगी इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में हमेशा ये प्रॉब्लम बनी रहेगी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। क्या हमें गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करनी चाहिए या हमें कैपिटल गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए अमीर लोगों के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमी को हमेशा चूज करना पड़ता है विच गुड टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कौन सी गुड प्रोड्यूस की जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाए। बिकॉज अगर आप किसी एक गुड को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको कुछ अनदर गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप 2 गुड की प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, ओके। आपके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अगर आपको अब लगता है कि आपको एक्स की प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ानी चाहिए तो आपको वाई की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, बिकॉज रिसोर्सेज आप कहीं से इंक्रीज नहीं कर सकते, वो लिमिटेड अमाउंट में ही है, ओके। तो आपको एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वाई की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 टाइप की गुड है, एक है कैपिटल गुड, ओके, एक है एग्रीकल्चर गुड। हम अपनी इकोनॉमी में या तो कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है हमने, ओके। अब उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम कितनी कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें अपने सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली लगा के, और कितनी एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करें। मान लीजिए पहली कॉम्बिनेशन ये है कि हमने कोई कैपिटल गुड प्रोड्यूस नहीं करी, हम सिर्फ एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 15 लिया है, आप इसे 15,000 यूनिट लगा सकते हैं, 15 लाख यूनिट लगा सकते हैं या सिर्फ 15 मान सकते हैं, ओके। तो हमने 0 कैपिटल यूनिट प्रोड्यूस करी और एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस करी हमने 50, ठीक है। यानी कि हमने सारे रिसोर्सेज जो है अपने एग्रीकल्चर गुड के प्रोडक्शन में लगा दिया। अब हमें लगता है कि हमें कैपिटल गुड भी प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो हमने अपने रिसोर्सेज जो है कुछ एग्रीकल्चर गुड से हटा के कैपिटल गुड में लगाने हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड प्रोड्यूस करी या 1000 यूनिट या 1 लाख यूनिट ऑफ कैपिटल गुड प्रोड्यूस करी, इसके लिए हमने 1 लाख यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर गुड को रिड्यूस कर दिया, ओके। इसी तरह हमने फिर दोबारा से 1 यूनिट और कैपिटल गुड बढ़ा दी और एग्रीकल्चर गुड की प्रोडक्शन को कम कर दिया। इस तरह हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे कैपिटल गुड बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीकल्चर गुड जो है वो कम हो रही है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हमें अगर एक गुड की प्रोडक्शन करनी बढ़ानी है तो हमें दूसरे गुड जो है वो कम करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या अजम्पशन माने हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो फुली एम्प्लॉयड हैं, सारे रिसोर्सेज जो है वो फुली एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि देखिए, यहाँ पे हमने 1 यूनिट बढ़ाई थी, उसके लिए 1 यूनिट कम करी थी, फिर हमने एक और यूनिट बढ़ाई लेकिन यहाँ पे हमने 2 यूनिट कम कर दी, यहाँ पे हमने फिर 1 यूनिट बढ़ाई पर यहाँ पे हमने 3 यूनिट कम कर दी, यहाँ पे फिर हमने 1 यूनिट बढ़ाई और यहाँ पे हमने 4 यूनिट कम कर दी। और जब हम सारे रिसोर्सेज कैपिटल गुड में लगा रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर गुड कोई नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा करी और यहाँ पे 5 यूनिट कम कर दी। तो आप देख रहे हैं पहले 1 यूनिट की प्रोडक्शन के लिए हमें सिर्फ 1 यूनिट कम करनी पड़ी, फिर 1 यूनिट की प्रोडक्शन के लिए हमें 2 यूनिट कम करनी पड़ी और फिर 1 यूनिट की प्रोडक्शन के लिए हमें 3 यूनिट कम करनी पड़ी। इसका क्या रीजन है? देखिए, जब हमारे रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे, जरूरी नहीं है वो उतनी ही एफिशिएंटली कैपिटल गुड के प्रोडक्शन में हो।
मान लीजिए हमने जब पहली यूनिट की प्रोडक्शन करनी थी तो हमने एग्रीकल्चर गुड से वो वर्कर उठाए जिनको कैपिटल गुड की प्रोडक्शन की थोड़ी नॉलेज थी, तो हमें उतने ही वर्कर हटाने पड़े जितने कैपिटल गुड बढ़ाने के लिए चाहिए थे। लेकिन अब जब हमें नेक्स्ट यूनिट करनी है तो हमें और वर्कर कैपिटल एग्रीकल्चर गुड्स से निकालने पड़ेंगे, और हर वर्कर जो है सेम एफिशिएंट नहीं होता बोथ गुड के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हमने यहाँ से और ज्यादा वर्कर हटाए फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट, फिर दोबारा एक और एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हमने और ज्यादा वर्कर हटाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्कर जो है इधर से हटाने पड़ रहे हैं फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल गुड। अगर इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिया है एग्रीकल्चर गुड और एक्स एक्सिस पे लिया है कैपिटल गुड्स, ठीक है। अगर हम फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करें जहाँ पे हम 0 कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और 15 एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 0 कैपिटल गुड और 15 एग्रीकल्चर गुड ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया पॉइंट ए का, ओके। सेकंड केस में हम 1 कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड 14 एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये 14 हमारे पास एग्रीकल्चर गुड आ गई और 1 हमारे पास कैपिटल गुड आ गई, तो ये बी पॉइंट हमारे पास आ गया। थर्ड पॉइंट आता है सी, जहाँ पे हम 2 कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और 12 एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये है 12 एग्रीकल्चर गुड और ये है 2 कैपिटल गुड, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है सी। तीसरा केस है डी का, जहाँ पे हम 3 कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और 9 एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 9 एग्रीकल्चर गुड यहाँ पे और 3 कैपिटल गुड यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास पॉइंट डी। इसी तरह यहाँ पे हम 4 कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे 5 एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉइंट ई। तो यहाँ पे 4 कैपिटल गुड और 5 एग्रीकल्चर गुड का पॉइंट आ गया ये पॉइंट ई। वहीं पे अगर हम 5 कैपिटल गुड यानी कि 5 कैपिटल गुड और 0 एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस करें यानी कि पॉइंट एफ देखें, तो पॉइंट एफ का आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे हम 0 एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और 5 कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर इन रो को मिलाएं हम तो हमारे पास जो कर्व आती है इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी हम इसे कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी बता रही है किस चीज की, जिससे 2 गुड प्रोड्यूस की जा सकती हैं जब हमारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अगर हमारे सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं तो हम 2 डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वो पॉसिबिलिटी बताती है, पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके। इसीलिए हम इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। इस कर्व का 2 और नाम है, एक नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को एक गुड से दूसरे गुड में लगा रहे हैं, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज से एक गुड को दूसरी गुड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से हमने गुड वाई से गुड एक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने रिसोर्सेज गुड एक्स में लगा के, ठीक है। यहाँ पे भी हमने गुड वाई को गुड एक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसीलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तीसरा हम इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड एक्स को बनाने का कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया है, वो क्या आया है, सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई, ठीक है। हर बार गुड एक्स को बनाने का कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गुड, यानी कि जब आप एक चॉइस को चूज करते हैं उस चॉइस को चूज करने के लिए आपने क्या चीज सेक्रीफाइस कर दी, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे गुड एक्स को बनाने का हर बार आपको गुड वाई सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इस कर्व के 3 नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। अब इसके बारे में 2 बातें नोट कर लीजिए। पहली चीज तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। वो किस लिए, देखिए इस कर्व में हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं, और जब आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हों तो आपको 1 गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरी गुड की प्रोडक्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी, ओके। तो क्योंकि आप 1 गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी गुड की प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हैं हर बार, इसीलिए ये कर्व नेगेटिव स्लोपिंग है। अगर आप दोनों गुड की प्रोडक्शन साथ के साथ इंक्रीज कर पाते तो वो कौन सी कर्व होती, पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व होती या फिर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती। ये क्या है, नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे नोट करने वाली क्या है, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे x की क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, y की सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बता दी, ये कर्व जो है पीपीसी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। दूसरी चीज ये है कि ये कॉनकेव टू ओरिजिन है। कॉनकेव टू ओरिजिन का क्या मतलब है, बिकॉज इसका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। स्लोप का क्या मतलब होता है, देखिए किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है कि उसके y एक्सिस में क्या चेंज आया, अपॉन में x एक्सिस, ओके। जब हम पॉइंट A से B पर आए तो हमने y का सेक्रीफाइस कितना किया था, 1, और x कितना इंक्रीज हुआ था, 1, तो हमारा स्लोप क्या था, 1 था, ठीक है। जब हम B से C पर आए तो हमने y का सेक्रीफाइस कितना किया, 2, लेकिन x में कितना इंक्रीज आया, सिर्फ 1, तो स्लोप क्या आ गया, 2।
जब हम C से D पर आए तो हमने Y का सेक्रीफाइस कितना किया 3, X का इंक्रीज कितना हुआ सिर्फ 1, तो स्लोप कितना हो गया 3। जब हम D से F पर आए तो Y का सेक्रीफाइस कितना हुआ 4 और X में इंक्रीज कितना हुआ 1, तो स्लोप क्या आ गया 4। जब हम E से F पर आए तो Y का सेक्रीफाइस कितना था 5 और X में इंक्रीज कितना हुआ 1, तो ये स्लोप कितना आ गया 1। अब आप एक चीज कहेंगे यहाँ पे कि सर Y डिक्रीज हुआ है तो यहाँ माइनस साइन आएगा और X इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये स्लोप माइनस में आएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये स्लोप जो है माइनस में आएगा बिकॉज ये नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है, इसीलिए इसे हम नेगेटिव स्लोपिंग कर्व कहते हैं, क्योंकि स्लोप माइनस में आएगा। एक चीज माइनस हो रही है, दूसरी चीज प्लस हो रही है, लेकिन इसे इससे कंफ्यूज मत कर दीजिएगा क्योंकि ये माइनस के साइन है और ये रकम जो है बढ़ती जा रही है 1 2 3 4। अब माइनस में जो बड़ी रकम होती है वो छोटी रकम मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए इसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि -1 जो है वो बड़ी रकम होती है और -5 छोटी रकम होती है तो स्लोप कम हो रहा है। ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे माइनस सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है। ओके, अब क्योंकि ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है इसीलिए हम इसे कनकेव कर्व कहते हैं। ठीक है, तो दो बातें मैंने आपको बता दी, एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अगर कोई आपसे पूछे डाउनवर्ड स्लोपिंग ये क्यों होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज जो है फुली एम्प्लॉयड है और अगर आपको एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरी गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछे तो ये कॉन्केव क्यों होती है, ये कॉन्केव इसलिए होती है बिकॉज इसका स्लोप जो है बढ़ता जाता है, यानी कि फॉर 1 एक्स्ट्रा गुड एक्स आपको हर बार y का सेक्रीफाइस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए ये कॉन्केव टू ओरिजिन होती है। वहीं पे अगर आपने इंडिफरेंस कर्व देखी हो वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है स्लोप कम होता चलता है, यानी कि हर एक्स्ट्रा गुड के लिए आप कम 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 गुड सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। आई होप आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व जरूर पढ़ी होगी। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हम पीपीसी कर्व के स्लोप को क्या कहते हैं, देखिए पीपीसी कर्व के स्लोप को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया है इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, हम गुड वाई को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं गुड एक्स में, ठीक है, तो हर बार एक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितने वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो कहता है मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का रेट क्या है, हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स के लिए कितना वाई आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसीलिए हम इसे मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इस कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, इसीलिए इसके स्लोप को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि हर बार गुड एक्स को इंक्रीज करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ रहा है। ओके, तो इसके स्लोप के दो नाम है, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये दोनों कहीं लिखे हुए हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या कहते हैं, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जबकि पीपीसी कर्व के स्लोप को कहते हैं मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं पीपीसी कर्व के स्लोप को, और किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। ओके, यानी वाई में कितना चेंज आ रहा है अपॉन में एक्स में कितना चेंज आ रहा है, या फिर इसे ये भी आप कह सकते हैं लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ y अपॉन में गेन इन आउटपुट ऑफ y, ये स्लोप होगा इस कर्व का। अब यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ये 2 बार लगा देते हैं, ठीक है, इससे हम माइनस साइन को यहाँ से हटा सकते। तो इस स्लोप को हमने क्या लिखा, डेल y अपॉन में डेल x। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है जो कि है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ x अपॉन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ y। ठीक है, तो मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई का क्या मतलब है कि हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं वाई को घटा रहे हैं। अगर ये ऐसे लिखा होता मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाई एक्स, तो इसका मतलब होता कि हम वाई को बढ़ा रहे हैं और एक्स को कम कर रहे हैं, तब स्लोप हो जाता डेल एक्स अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई अपॉन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई का डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। और मैंने आपको बता दिया अगर ऐसे लिखा आता है मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाई एक्स, तो इसका मतलब है आप वाई को बढ़ा रहे होंगे वहां पे और एक्स को कम कर रहे होंगे, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल एक्स अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई अपॉन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी एक बार इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। देखिए इसकी अजम्पशंस क्या है, पहली अजम्पशन है इकोनॉमी इज अज्यूम टू हैव ओनली 2 गुड दैट रिप्रेजेंट द मार्केट, यानी कि हम इकोनॉमी में सिर्फ 2 गुड की बात कर रहे हैं बिकॉज ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, तो यहाँ पे हम 2 गुड्स ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि ये और गुड भी रिप्रेजेंट कर सकती है, अगर ये 3D डायग्राम होता तो ये 3 गुड भी रिप्रेजेंट कर सकती थी। तो हमने यहाँ पे अजम्पशन मानी है कि इकोनॉमी में 2 ही गुड प्रोड्यूस हो रही हैं। दूसरी चीज क्या है, द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स्ड और कांस्टेंट, रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी में फिक्स्ड हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज किसी भी टाइम आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं।
तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो इसका क्या मतलब है कि आप सेम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं, फिर ये पीपीसी कर्व आउटवर्ड रोटेट हो जाएगी। अगर ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो ये पीपीसी कर्व बाहर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। चौथी अजम्पशन है ऑल रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एंड फुली यूटिलाइज्ड। ऑल रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज है, फुली यूटिलाइज है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये पॉइंट है, कोई पीपीसी कर्व हमारी ये है और ये पॉइंट है एच, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज है? नहीं, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होंगे सिर्फ पीपीसी कर्व पे। अगर आप एच पॉइंट पे हैं तो यानी कि आपने वाई की प्रोडक्शन इतनी करी है और एक्स की प्रोडक्शन इतनी करी है, यानी अभी आप और रिसोर्सेज लगा के दोनों की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने करी नहीं, यानी कि आपके रिसोर्सेज जो है या तो फुली एम्प्लॉयड नहीं है या एफिशिएंटली एम्प्लॉयड नहीं है, इनएफिशिएंटली एम्प्लॉयड है। अब अगर हमें ये जानना हो कि पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होती है, तो देखिए पीपीसी कर्व दो केस में शिफ्ट हो सकती है। फर्स्ट केस, या तो हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, मैंने आपको बताया अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो सेम रिसोर्सेज से आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है या किसी रीजन से आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, कोई रिसोर्सेज की नई खोज होगी, नई इन्वेंशन होगी, तो आपकी पीपीसी कर्व बाहर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सेकंड, ये इनवर्ड शिफ्ट कब होती है? देखिए अब ऐसा तो है नहीं टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हो जाएगी, टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड तो होगी नहीं। अगर आपके रिसोर्सेज कम हो जाए या फिर आपके रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, ओके, तब ये पीपीसी कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पीपीसी कर्व इनवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि आप सारे रिसोर्सेज लगा के भी इतनी प्रोडक्शन कर पा रहे हो इस पीपीसी कर्व पे, जबकि आप इस पीपीसी कर्व पे पहुंच सकते थे क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि आपकी जो लेबर जो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी वो कम प्रोडक्शन कर रही है, बिकॉज आपने उसे ऐसे काम पे लगाया हुआ है जिस काम में वो एफिशिएंट नहीं है। अगर आप उन्हें ऐसे काम में लगाएं जिसमें वो पूरी एफिशिएंट है तो हो सकता है आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो अगर आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं लेकिन एफिशिएंटली एम्प्लॉयड नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, अगर वो फुली एम्प्लॉयड है और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड है तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अगर इनएफिशिएंटली एम्प्लॉयड है तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ओके, और अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो जाएगी। तो ये थी अजम्पशन। एक बार हमको एक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में क्या पढ़ा। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें दो गुड के बीच में चॉइसेस बताती है, एक एग्रीकल्चर गुड और एक कैपिटल गुड। हमेशा ये बना रहेगा इकोनॉमी में कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए किस गुड की। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, दो गुड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज, जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बताती है जो प्रोड्यूस की जा सकती है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से, जब रिसोर्सेज जो है फुली एम्प्लॉयड हो एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों स्लोप करती है डाउनवर्ड, ये मैंने आपको बता दिया था। इट इज बिकॉज इन ए सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, कि अगर आपके रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज हैं तो बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, तो आप दोनों गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास और रिसोर्सेज नहीं है। मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद लेस ऑफ गुड वाई, ज्यादा एक्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर आप गुड वाई की प्रोडक्शन को कम करें। इसके बाद हमने पढ़ा द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस कर्व स्लोप को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंड इट कीप इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये इंक्रीज होता चलेगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ को चलते रहते हैं ये स्लोप जो है इंक्रीज होता चलता है, बिकॉज हमें फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स हर बार गुड वाई का सेक्रीफाइस इंक्रीज करना पड़ता है। इसके बाद हमने पढ़ा एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व, इस कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट है तो वो कर्व के अंदर क्या बताएगा दैट रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड एंड एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व। अगर मान लीजिए आउटसाइड द कर्व ये कोई पॉइंट है, अगर हमसे पूछा जाए कि ये एच पॉइंट है तो बताइए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यानी कि गुड एग्रीकल्चर गुड एंड कैपिटल गुड का ये कॉम्बिनेशन अचीव करना मुश्किल है विद इन गिवन रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व शोज दैट द प्रोडक्शन ऑफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इज नॉट फिजिबल विद इन द गिवन रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज में ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड जो प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। तो दो सिचुएशन हमने पढ़ी। अगर कोई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर का पॉइंट है इसका मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है, और अगर कोई बाहर का पॉइंट है तो इसका मतलब है कि आपके रिसोर्सेज में इस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड को प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं। तो ये थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डिफरेंट शेप में भी हो सकती है। देखिए मैंने आपको बताया ये इस शेप में क्यों होती है, क्योंकि
क्योंकि हर बार एक यूनिट ऑफ एक्स इंक्रीज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाई को डिक्रीज करना पड़ता है, बिकॉज रिसोर्सेज जो है हमेशा इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। लेकिन एक टाइम के लिए अगर हम मान लें कि रिसोर्सेज जो है इक्वली एफिशिएंट है, कि आपकी जो वर्कर है वो कैपिटल गुड एग्रीकल्चर गुड को बनाने में इक्वली एफिशिएंट है, तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपका स्लोप इक्वल रहेगा। ठीक है, यानी जितनी गुड वाई को आप सेक्रीफाइस करेंगे उतनी ही गुड एक्स इंक्रीज होगी। एक यूनिट ऑफ गुड एक्स इंक्रीज करनी है तो एक यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ओके, वहीं पे अगर ऐसा हो कि एग्रीकल्चर गुड्स से ज्यादा एफिशिएंट वर्कर जो है कैपिटल गुड में है, ठीक है, तो एक कैपिटल गुड के लिए आपको एक से कम एग्रीकल्चर वर्कर जो है सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने 4 कैपिटल गुड बनानी है तो आपको सिर्फ 2 एग्रीकल्चर वर्कर चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल गुड बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्लोप है वो डिक्रीज होता चलेगा। इस केस में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रहा है वो कन्वेक्स शेप की हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप क्या होती है, वो हमेशा कनकेव होती है, क्योंकि आइडियल सिचुएशन यही होती है कि जो वर्कर जो है वो हमेशा 2 गुड को बनाने में ना इक्वली एफिशिएंट होते और ना मोर एफिशिएंट हो सकते हैं। मोर एफिशिएंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने पहले ही उन्हें एफिशिएंटली प्रेस करके रखा हुआ है, इसलिए वो दूसरी गुड बनाने में और ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकते। तो आइडियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये होती है, पर ऐसी भी शेप हो सकती है गिवन द कंडीशन। अब हमें ये पता लग गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बताती है कि कितनी गुड की सप्लाई होगी। ओके, क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड की सप्लाई की जा सकती है विद इन गिवन रिसोर्सेज, तो यानी कि सप्लाई साइड की बात करती है। अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड हमें कौन बताती है? ऑफ कोर्स इंडिफरेंस कर्व बताती है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूरे इकोनॉमी की बात कर रही थी कि इकोनॉमी में कितनी सप्लाई की जा सकती है, तो वैसे ही पूरी इकोनॉमी में अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो उसे हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। सेम ही चीज है, इंडिफरेंस कर्व ही है, बस पूरी इकोनॉमी की बात कर रही है। तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व क्या बताती है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटी विच यील्ड द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कम्युनिटी। तो वही है, किसी कंज्यूमर को अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सेलेक्ट करनी है तो वो इंडिफरेंस कर्व से सिलेक्ट करता है। वहीं पे अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसे हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कह देते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात करती है? ये डिमांड साइड की बात करती है, और जहाँ पे इसका स्लोप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इक्वल आ जाए वहां पे हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों इक्विलिब्रियम पर हैं। ओके, और हमें पता है कि ये जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है? ये बजट लाइन होती है कंज्यूमर की। ठीक है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या बताती है? वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट हमारा कंज्यूमर वांट टू गेट। ओके, बजट लाइन क्या बताती है? दैट इज पॉसिबल फॉर हिम टू गेट, वो कॉम्बिनेशन जो उसके लिए पॉसिबल है अचीव करना, और ये क्या? जो वो गेट कर सकता है, अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? जो पॉसिबल है। तो जहां पे ये तीनों लाइन मिल जाएगी वो आइडियल सिचुएशन होएगी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे ये तीनों लाइन एक दूसरे को टेंजेंट होंगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई इज इक्वल टू में मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये किसका स्लोप है? पीपीसी कर्व का। ये किसका स्लोप है? इंडिफरेंस कर्व का। और ये किसका स्लोप है? बजट लाइन का। इन तीनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। पीपीसी कर्व हमें सप्लाई साइड बता रही है इकोनॉमी की, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व हमें डिमांड साइड बता रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पीपीसी कर्व के बारे में। पीपीसी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसका स्लोप को मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, जो कि इक्वल होता है डेल वाई अपॉन में डेल एक्स के, या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई के, गिवन कि हम एक्स को बढ़ा रहे हो वाई को कम कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा होगा। अगर ये ऐसे लिखा आता है मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाई एक्स या फिर मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाई एक्स, तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट ऑफ वाई अपॉन में मार्जिन कॉस्ट ऑफ एक्स। ओके, इसके साथ ही हमने अजम्पशंस की बात करी कि इसकी अजम्पशंस क्या होती हैं। रिसोर्सेज जो है फुली एम्प्लॉयड हैं, एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हैं, एंड टेक्नोलॉजी जो गिवन है, रिसोर्सेज जो हैं वो गिवन है। इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज की बात करी। अब इसके बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स इज हायर एट हाई लेवल ऑफ एक्स देन इट इज लो लेवल ऑफ एक्स। देखिए, हाई लेवल ऑफ एक्स कहाँ पे था? यहाँ पे। ओके, और लो लेवल ऑफ एक्स यहाँ पे था। हमें पता है जैसे जैसे एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हायर लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हायर होगा, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट पे लोअर होगा, क्योंकि लोअर लेवल में हम कम वाई को सेक्रीफाइस करेंगे, जब हायर पे पहुंच जाएंगे तो हम ज्यादा वाई को सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम वाई की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वाई इज हायर एट हाई लेवल ऑफ वाई एंड लो एट द लो लेवल ऑफ आई। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ एक्स एंड वाई इज कांस्टेंट इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट कब होता है? जब ये लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन होती। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था।
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1 and 2 ओनली, ये दो ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पॉइंट एच, अगर इकोनॉमी पॉइंट एच पे ऑपरेट कर रही है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ एक्स इज जीरो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ एक्स इज जीरो। देखिए, अगर हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं, पॉइंट एच का मतलब ये है कि हम इनएफिशिएंट हैं अभी, और हमारे रिसोर्सेज जो है अनएम्प्लॉयड हैं, अभी हमने सारे रिसोर्सेज नहीं लगाए, सारे रिसोर्सेज लगा रहे होते तो हम पीपीसी कर्व पे वर्क कर रहे होते। हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो अगर आपने एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्या आपको और खर्चा आएगा? नहीं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड पड़े हैं, तो आपको और खर्चा नहीं आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर एक्स इज जीरो, कोई आपको वाई का प्रोडक्शन कम करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वाई इज जीरो, ये बात भी बिल्कुल सही है। आप चाहे एक्स की प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए, चाहे वाई की प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए, आप दोनों की प्रोडक्शन अभी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होते तो आप पीपीसी कर्व पे होते, अब पीपीसी के अंदर हैं, तो यानी कि आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं है, अभी इनएफिशिएंट है एंड अनएम्प्लॉयड है। पॉइंट एच इज इनएफिशिएंट, ये भी बात बिल्कुल सही है, पॉइंट एच इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी 1, 2 एंड 3 तीनों ठीक हो जाएंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड वाई, गुड वाई को प्रोड्यूस करने का मार्जिनल कॉस्ट पूछा है हमसे। देखिए, ये चीज हमें पता है कि जब स्ट्रेट लाइन है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो ये कन्वेक्स होती, अगर इंक्रीज हो रहा होता है तो ये कॉन्केव होती है। ओके, अब ये कांस्टेंट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे हो। मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे हैं, ओके, यहाँ हम ये गुड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब हम वाई की प्रोडक्शन 10 कर रहे हैं, एक्स की प्रोडक्शन कितनी कर रहे होंगे? 0। वहीं अगर हम y की प्रोडक्शन 0 कर रहे होते तो x की प्रोडक्शन कितनी कर रहे होते? 40। तो 40 से हम सीधा 0 पे आ गए, तो चेंज इन x कितना आया? 40। ओके, चेंज इन y कितना आया? 0 से सीधा 10 पे चले गए हम। ओके, और मैंने आपको बताया था मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई होता है डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है, इन्होंने पूछा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड वाई, आपने किसका प्रोडक्शन इंक्रीज करी है? गुड वाई की इंक्रीज करी है। तो यहाँ पे हम इस केस में तो x को इंक्रीज कर रहे थे, तो मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाई एक्स आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन में डेल वाई। तो डेल एक्स कितना है? 40 और डेल वाई कितना है? 10। तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि हर बार एक एक्स्ट्रा गुड ऑफ वाई को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 गुड ऑफ एक्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो 10 गुड ऑफ वाई के लिए आपको 40 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 4 यूनिट ऑफ एक्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको हर बार 1 यूनिट ऑफ वाई के लिए। तो यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट ऑफ गुड वाई, 4 यूनिट ऑफ गुड वाई के लिए आपको क्या कॉस्ट आएगा? ऑफकोर्स 4 यूनिट के लिए कितना आएगा? 4 गुणा 4 16, बिकॉज एक के लिए कितना आ रहा है? 4 यूनिट ऑफ एक्स, और 4 के लिए कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 यूनिट ऑफ एक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को अगर हम कंसिडर करें ड्रॉन विद एक्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कोई एक्स गुड हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ली है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया हमारा और ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, एंड वाई ऑन वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे वाई ली है, यहाँ पे एक्स ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट कैन बी यूज्ड, इनमें से किस कंसेप्ट का हम यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन वाई दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कुड बी फ्लैट, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फ्लैट होगा एट रिलेटिवली लो लेवल ऑफ एक्स, लो लेवल ऑफ एक्स। एक्स की प्रोडक्शन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगी, तो लो लेवल पे ये फ्रंटियर फ्लैट होगा और स्टीप होगा रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ एक्स। जैसे ही हम हाई लेवल ऑफ एक्स पे पहुंचेंगे ये फ्रंटियर स्टीप हो जाएगा। देखिए, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा अगर आपने पीपीएफ को ध्यान से नहीं देखा। आप इस पीपीएफ कर्व को देखिए, हमें पता है यहाँ पे एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन लो होगी, यहाँ पे एक्स की प्रोडक्शन हाई होगी। आप देख सकते हैं जब लो प्रोडक्शन पे हैं हम, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिलेटिवली क्या है? फ्लैट है। जब हम हाई पे हैं तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? रिलेटिवली स्टीप है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है इसका इंक्रीज होता चलता है, इसीलिए इसकी शेप ऐसे चेंज होती है अंदर की तरफ। जबकि अगर इसका मार्जिनल कॉस्ट जो है डिक्रीज होता चलता तो इसकी शेप ऐसी होती, फिर यहाँ पे कम लेवल पे ये स्टीप होता और हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्स पे ये फ्लैट होता। लेकिन इन्होंने पहले क्या कहा? कम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ये फ्लैट है और हाई लेवल पे ये स्टीप है। तो ऑफकोर्स ये किस वजह से है? क्योंकि इसकी शेप कनकेव है। अब इसकी शेप कनकेव किस वजह से है? इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट की वजह से। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूछ क्या रहे हैं। हालांकि आप पीपीएफ देख के मार्जिनल कॉस्ट लगा भी देते,
है ना। बट यहाँ पे ऑप्शन को इंटेलिजेंटली चेंज किया जा सकता है। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एक्स इन ईच कंट्री। देखिए ये एक कंट्री की पीपीएफ कर्व दी हुई है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कंट्री सेकंड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दी हुई है। ये कंट्री 1 की होगी, ये कंट्री 2 की होगी। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एक्स इन ईच कंट्री। हर कंट्री में गुड एक्स को प्रोड्यूस करने का मार्जिनल कॉस्ट क्या है। अब गुड एक्स की बात कर रहे हैं तो मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। ओके, पहले कंट्री 1 की अगर हम बात करें, ये कंट्री 1 है। ओके, जब ये 0x प्रोड्यूस करेगा, y कितनी प्रोड्यूस करेगा 400। जब ये x 200 प्रोड्यूस करेगा, y कितनी प्रोड्यूस करेगा 0। तो हमने मान लीजिए पहले 0x प्रोड्यूस कर रहा था, 400 y प्रोड्यूस कर रहा था। अब x को हमने सीधा 200 पे ले गए तो y कितने पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो चेंज इन y कितना आया 400, चेंज इन x कितना आया 200, यानी कि y को 400 कम करने पे x 200 बढ़ गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2, यानी मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या है 2, यानी कि फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ x आपको 2 यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी कंट्री 1 के केस में। और हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट रहने वाला है हर पॉइंट पे, यानी कि हर पॉइंट पे आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x के लिए 2 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई स्लोप बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, 2 यूनिट ऑफ y इन कंट्री 1 के केस में। ठीक है, पर ये ऑप्शन कौन कौन से में, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, 2 यूनिट ऑफ गुड y इन कंट्री 1 के केस में। तो कंट्री 2 का भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कंट्री 2 की अगर हम बात करें, ये उसकी कर्व है। ठीक है, जब हम 0x प्रोड्यूस कर रहे थे तो हम y कितना प्रोड्यूस कर रहे थे 400। ठीक है, जब हम 100x प्रोड्यूस कर रहे हैं तो y कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 0। तो x की कंजम्पशन के लिए y का सेक्रीफाइस कितना हुआ 400 का, और x कितना बढ़ा सिर्फ 100। 400 का y का सेक्रीफाइस करने पे x कितना बढ़ा 100, तो ये कितना आ जाएगा 4। यानी कि कंट्री 2 के केस में फॉर एवरी यूनिट ऑफ x, एवरी 1 यूनिट ऑफ x आपको 4 यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 यूनिट ऑफ y इन कंट्री 2, बिल्कुल ठीक। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/4 यूनिट ऑफ y, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड y इन ईच कंट्री। यहाँ पे था मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड x, यहाँ पे निकालना है मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड y। तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब हम कैसे लिखेंगे, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन yx लिखेंगे। तो यानी कि डेल x ऊपर आएगा, डेल y नीचे आएगा। तो अगर हम कंट्री 1 की बात करें, डेल x कितना था 200 और डेल y कितना था 400। तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि हर 1 यूनिट ऑफ y के लिए आपको हाफ यूनिट ऑफ x सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कंट्री 1 के केस में। तो हाफ यूनिट ऑफ गुड x इन कंट्री 1, हाफ यूनिट ऑफ गुड x कंट्री 1, ये 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन डी में भी। अब कंट्री 2 के लिए देख लेते हैं। कंट्री 2 के केस में आपको 100 यूनिट ऑफ x कम करना पड़ेगा 400 यूनिट ऑफ y के लिए। ठीक है, तो कंट्री 2 के केस में क्या आ जाएगा, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे y इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है। x कितना डिक्रीज हुआ 100 डिक्रीज हुआ, और y कितना इंक्रीज हो गया 400 इंक्रीज हो गया। तो इस केस में 1/4 आ जाएगा, यानी कि हर 1 यूनिट ऑफ y के लिए आपको 1/4 यूनिट ऑफ x सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कंट्री 2 के केस में। तो 1/4 यूनिट ऑफ x इन कंट्री 2, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 यूनिट ऑफ गुड x, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट x का पूछ रहा है कि y का पूछ रहा है। अगर y का पूछ रहा है तो आपको डेल x अपॉन में डेल y करना है, जबकि अगर x का पूछ रहा है तो आपको डेल y अपॉन में डेल x करना है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्लोप निकालना आ गया होगा, क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद।